ऑफ यू। मैं पंकज जोशी नेशनल इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में सभी लोगों को स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को कंपनी के बारे में बताऊंगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कंपनी, कंपनियों के प्रकार। कंपनी का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार फिर से बता दें कंपनी क्या होती है। हालांकि पिछले वीडियो मैंने बताया भी था कंपनी क्या होती है। आज कंपनी के प्रकार अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो कम से कम कंपनी के बारे में पता भी होना चाहिए। फिर से बता भी देते हैं। कंपनी व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था होती है। कंपनी का अपना एक पृथक अस्तित्व होता है, उसका खुद का नाम होता है। कंपनी की पूंजी अंशों में डिवाइडेड होती है और कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। तो ये कंपनी हो गई। कंपनी ग्रीक भाषा का शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम प्लस पेनी। तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी कंपनी के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कंपनी के प्रकार। कंपनी के प्रकार हम कुछ स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखेंगे, बताएंगे क्या होता है। देखते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले ये हो गई कंपनी। कंपनी जो बांटा गया है वो चार आधार पे बांटा गया है। चार आधार पर बांटा गया है। जो पहला आधार है वह है दायित्व के आधार पर। कंपनी को जो बांटा गया है पहला आधार है दायित्व के आधार पर। दायित्व के आधार पर। दूसरा हो गया अंशों के हस्तांतरणीयता के आधार पर। अंशों की हस्तांतरणीयता के आधार पर। तीसरा होगा राष्ट्रीयता के आधार पर। राष्ट्रीयता के आधार पर। चौथा हो जाता है अन्य आधार। कुछ अन्य आधार भी हैं जिनके आधार पर कंपनी को बांटा गया है, अन्य आधार पर। तो इस तरह से कंपनी को जो बांटा गया है, विभाजित किया गया है, वो चार आधारों पर बांटा गया है। पहला हो जाता है दायित्व के आधार पर। दूसरा हो गया अंशों के हस्तांतरणीयता के आधार पर। तीसरा हो जाता है राष्ट्रीयता के आधार पर। चौथा हो जाता है अन्य आधार पर। तो इस तरह से कंपनियों को चार आधार पर बांटा गया। अब हम एक एक आधार लेकर के बात करते हैं। सबसे पहले अंशों के दायित्व के आधार पर कंपनियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो कौन रहता है सीमित दायित्व। सीमित दायित्व वाली कंपनी। दूसरा हो जाता है असीमित दायित्व वाली कंपनी। असीमित दायित्व के आधार पर या असीमित दायित्व वाली कंपनी। ये जो सीमित दायित्व वाली कंपनी होती है ये फिर दो प्रकार की जाती है, अंशों वाली और दूसरी जो है गारंटी वाली। ये गारंटी वाली फिर दो प्रकार की होती है, अंशों वाली कंपनी और दूसरी जाती है सीमित दायित्व के आधार पर और असीमित दायित्व के आधार पर। सीमित दायित्व फिर दो प्रकार के हो जाते हैं, अंशों द्वारा सीमित और गारंटी द्वारा सीमित। अंशों द्वारा सीमित, ये किसके द्वारा सीमित है? गारंटी द्वारा सीमित। गारंटी द्वारा सीमित, क्योंकि सीमित दायित्व के आधार पर बांटा गया है। तो सीमित दायित्व के आधार पर कंपनियां दो प्रकार की हो जाती है, अंशों द्वारा भी सीमित होती हैं और गारंटी द्वारा भी सीमित होती है। जो गारंटी द्वारा सीमित होती है दो प्रकार की कंपनी फिर हो जाती है। एक गारंटी द्वारा सीमित कंपनी अंशों वाली कंपनी होती है, अंशों वाली, और जो दूसरी होती है बिना अंशों वाली। बिना अंशों वाली, बिना अंशों वाली। तो इस तरह से दायित्व के आधार पर जो कंपनियों का विभाजन किया गया है वो इस तरह से किया गया है। दायित्व के आधार पर एक सीमित दायित्व वाली कंपनी हो जाती है, फिर असीमित दायित्व वाली हो जाती है। सीमित दायित्व वाली कंपनी को फिर दो भागों में बांट दिया गया है। एक अंशों द्वारा सीमित हो जाती है
और दूसरा गारंटी द्वारा सीमित। और जो गारंटी द्वारा सीमित है ये फिर दो प्रकार की हो जाती है, ये हो जाती है अंशों वाली, दूसरा हो जाती है बिना अंशों वाली। तो इस तरह से दायित्व के आधार पर हो जाता है। अब अगला बात कर लेते हैं अंशों की हस्तांतरिता के आधार पर। अंशों की हस्तांतरिता के आधार पर कंपनियां तीन प्रकार की हो जाती हैं। एक हो जाती है निजी कंपनी, कौन सी हो गई भाई, निजी कंपनी हो गई। दूसरी हो जाती है सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी। और तीसरी हो जाती है एक व्यक्ति वाली कंपनी, ओपीसी 1% कंपनी, एक व्यक्ति वाली कंपनी, एक व्यक्ति वाली कंपनी। तो इस तरह से अंशों की हस्तांतरिता के आधार पर कंपनी मुख्य दो प्रकार की होती है, निजी और सार्वजनिक। इसको 2013 के अंतर्गत और जोड़ दिया गया है, एक व्यक्ति वाली कंपनी। उसके बाद राष्ट्रीयता के आधार पर कंपनियां दो प्रकार की हो जाती हैं, एक देशी और दूसरी विदेशी। नंबर एक हो जाती है देशी कंपनी और दूसरी जाती है विदेशी कंपनी, ठीक है। अब अन्य आधार पर बात कर लेते हैं। अन्य आधार पर जो कंपनियां होती हैं उसमें जो सबसे पहली है वो है वैधानिक कंपनी। दूसरी आती है वो हो गई सरकारी कंपनी। और जो तीसरी है वो है सहायक कंपनी। और जो चौथी है वो है पंजीकृत कंपनी। तो इस तरह से कंपनियों का विभाजन हो जाता है, कंपनियों के प्रकार हो जाते हैं, कंपनियों का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, आपके सामने दिख रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं। कंपनी ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है ये? ग्रीक भाषा का शब्द है। कंपनी की परिभाषा 2013 कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत 220 में परिभाषित किया गया है। कंपनी दो शब्दों से मिलकर बनी है, कॉम प्लस पेनी, दो शब्दों से मिलकर बनी है। तो कंपनी के बारे में बेसिक जानकारी हो गई। कंपनी के प्रकार आपको जाते हैं, चार आधारों पर कंपनी को बांटा गया है। दायित्व के आधार पर, अंशों की हस्तांतरिता के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, और उसके लास्ट में आता है अन्य आधार पर। दायित्व के आधार पर कंपनी दो प्रकार की होती है, सीमित दायित्व वाली और असीमित दायित्व वाली। सीमित दायित्व वाली कंपनी को फिर दो भागों में बांटा जाता है, अंशों द्वारा सीमित और गारंटी द्वारा सीमित। गारंटी द्वारा जो सीमित कंपनियां होती हैं इनको फिर दो भागों में बांट दिया जाता है, अंशों वाली और बिना अंशों वाली। अंशों की हस्तांतरिता के आधार पर कंपनियां तीन प्रकार की होती है, मुख्य रूप से दो ही प्रकार की होती हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक व्यक्ति वाली कंपनी भी और ऐड कर दी गई है। तो अंशों की हस्तांतरिता के आधार पर कंपनियां तीन प्रकार की हो जाती हैं, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, एक व्यक्ति वाली कंपनी और एक और जोड़ी गई है छोटी कंपनी, उसको हम यहाँ नहीं ले रहे हैं। तीन प्रकार की कंपनी ले रहे हैं, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और एक व्यक्ति वाली कंपनी। प्राइवेट पब्लिक कंपनी, ओपीसी 1% कंपनी। कहता है राष्ट्रीयता के आधार पर दो प्रकार की जाती हैं, देशी कंपनी और विदेशी कंपनी। अन्य आधार पर चार प्रकार की कंपनी हो जाती है। अन्य आधार पे वैधानिक कंपनी, सरकारी कंपनी, सहायक कंपनी और पंजीकृत कंपनी। अब इसके बाद में एक कंपनी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देखते हैं। तो दायित्व के आधार पर, दायित्व मतलब होता है जो जिम्मेदारियां होती है, अंश कंपनी के अंश जो व्यक्ति खरीदता है उसको अंशधारी बोलते हैं। अंशधारी जो अंश खरीदता है, जितने रुपए का अंश होता है उतने रुपए उसको चुकाना होता है, यानी कि वो दायित्व हो गया। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी से 100 रुपए का अंश खरीदता है तो उसको 100 रुपए पे करना पड़ेगा, यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा 100 रुपए क्या है उसकी देयता बन जाती है, उसका क्या होता है दायित्व होता है। तो दायित्व के आधार पर कंपनियों को दो भागों में बांटा गया, सीमित दायित्व और असीमित दायित्व।
सीमित दायित्व यानी कि लायबिलिटी जो उसकी होती है लिमिटेड होती है। तो इसमें सीमित दायित्व वाली कंपनी, सीमित दायित्व के आधार पर जो कंपनी होती है वो ऐसी कंपनी होती है जिसके अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। ऐसी कंपनी जिसके अंशधारियों का या जिसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के मूल्य तक क्या होता है, सीमित होता है, ऐसी कंपनियों को सीमित दायित्व वाली कंपनी कहा जाता है। असीमित दायित्व वाली कंपनी क्या होती है? असीमित दायित्व वाली कंपनी वो होती है एक ऐसी कंपनी जिसके अंशधारियों का दायित्व असीमित होता है। तो ऐसी कंपनी क्या कहलाती है? असीमित दायित्व वाली कंपनी। वर्तमान में ऐसी कंपनियों का चलन भारत में नहीं है। इसमें आपको बता देते हैं असीमित दायित्व क्या होता है। ये तो कोई कंपनी अंश बेच रही है, किसी व्यक्ति ने अंश खरीदा है, वह व्यक्ति उस कंपनी का क्या हो गया, अंशधारी हो गया। किन्हीं कंडीशन में अगर कंपनी को हानि उठानी पड़ी, किसी कंपनी को हानि होती है, तो उस हानि की दशा में कंपनी अंशधारियों के व्यक्तिगत संपत्ति से भी वो पैसा, वो हानि की राशि वसूल कर सकती है। यानी कि अंशों के मूल्य से बढ़ करके उसकी निजी संपत्तियों से भी पैसा वसूल कर सकती है। तो ऐसी कंपनी को बोलते हैं असीमित दायित्व वाली कंपनी। यानी कि उसमें जो अंशधारियों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, केवल अंशों के मूल्य तक ही नहीं होता है, बल्कि अंशों के मूल्य के बाद भी उसकी निजी संपत्ति से भी पैसा वसूला जा सकता है। तो ऐसी कंपनी को बोलते हैं असीमित दायित्व वाली कंपनी। और ऐसी कंपनी भारत में नहीं चलती है, भारत में ऐसी कंपनी का चलन नहीं है। तो सीमित दायित्व वाली कंपनी को फिर दो भागों में बांटा गया है। सीमित दायित्व तक मैंने बताया कि ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के मूल्य तक सीमित होता है, सीमित दायित्व की कंपनी कहलाती है। ये कंपनी दो प्रकार की होती है, अंशों द्वारा सीमित और गारंटी द्वारा सीमित। तो अंशों द्वारा सीमित में वही आ गया कि जब कोई अंशधारी किसी कंपनी से अंश क्रय करता है और उसका दायित्व उसके मूल्य तक, अंशों के मूल्य तक सीमित होता है, तो अंशों द्वारा सीमित कहलाता है। अब आती है गारंटी द्वारा सीमित। गारंटी द्वारा सीमित ऐसी कंपनी जो कंपनी के समापन, जब अपनी संपत्तियों का विक्रय करती है और उन संपत्तियों से ना वसूल होने वाली राशि के लिए ऐसे व्यक्ति जो आश्वासन देते हैं, गारंटी देते हैं कि हम कुछ भाग जो राशि वसूल नहीं हुई है उसके लिए देने के लिए तत्पर रहते हैं, यानी कि गारंटी देते हैं, आश्वासन देते हैं, लोग गारंटी देते हैं। तो ऐसी कंपनी को बोलते हैं गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। तो गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां भी दो प्रकार की होती हैं, अंशों वाली और बिना अंशों वाले। यानी कि अंशों द्वारा जो सीमित गारंटी है, गारंटी द्वारा सीमित जो कंपनी है, ऐसी गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित होती है तो उसको बोलते हैं अंशों वाली कंपनी। और गारंटी द्वारा सीमित कंपनी ऐसी कंपनी भी हो सकती है जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित नहीं होती, तो वो बिना अंशों वाली कंपनी कहलाती है। तो इस तरह से दायित्व के आधार पर हमने कंपनियों को समझ लिया। अब देख लेते हैं अंशों की हस्तांतरिता के आधार पर, यानी कि जो शेयर होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, उस आधार पर कंपनियों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला हो जाता है निजी कंपनी, दूसरा हो गया सार्वजनिक कंपनी, तीसरा हो गया एक व्यक्ति वाली कंपनी। तो अभी हम देख लेते हैं निजी कंपनी क्या होती है। निजी कंपनी इसको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी वह कंपनी होती है जिसकी प्रदत्त पूंजी कम से कम 1 लाख या फिर इससे अधिक हो। निजी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी प्रदत्त पूंजी कम से कम 1 लाख हो या फिर इससे अधिक हो। निजी कंपनी अपने अंतर नियमों के अनुसार प्रविवरण जारी नहीं कर सकती, अर्थात वो अपने अंशों को जनता में विक्रय नहीं कर सकती। निजी कंपनी, यहाँ पे थोड़े से पॉइंट लिखे चलते हैं, यानी कि इसकी पहला पॉइंट क्या है, इसकी प्रदत्त पूंजी 1 लाख रुपए या इससे अधिक भी हो सकता है। निजी कंपनी कौन सी कंपनी होती है? ऐसी कंपनी जिसकी प्रदत्त पूंजी 1 लाख हो या इससे ज्यादा हो सकती है। प्रदत्त पूंजी मतलब पेड अप कैपिटल। दूसरा पॉइंट कि निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर सकती, प्रविवरण जारी नहीं कर सकती, जारी नहीं कर सकती।
मतलब क्या हो गया, कंपनी जनता में अपने अंशों का विक्रय नहीं कर सकती। कौन सी कंपनी? निजी कंपनी। यानी कि ऐसी कंपनी जो निजी कंपनी है, ऐसी कंपनी अपना प्रविवरण जारी नहीं कर सकती, यानी कि अपना विज्ञापन भी नहीं करा सकती। क्या नहीं करा सकती? विज्ञापन नहीं करा सकती। क्या कहलाती है भाई? निजी कंपनी कहलाती है। इसके बारे में और बताया जाता है, निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या जो होती है, न्यूनतम सदस्यों की संख्या, निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 होती है। न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 होती है, और जो अधिकतम है, अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 2013 के अनुसार 200 हो गई है। कितनी हो गई है? 200। तो मिनिमम 2 हो जाते हैं, अधिकतम 200 हो जाते हैं। तो ऐसी कंपनी क्या बोलते हैं? निजी कंपनी बोलते हैं। जो निजी कंपनी होती है वो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाती है। प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगा लेती है। जो भी कंपनी होगी कि प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी है, तो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाते हैं। तो इस तरह से एक निजी कंपनी हो जाती है। अंशों के हस्तांतरिता के आधार पर जो पहली कंपनी है वो निजी कंपनी, यानी कि निजी कंपनी जिसकी प्रदत्त पूंजी कम से कम 1 लाख रुपए या इससे ज्यादा हो सकती है। निजी कंपनी अपना प्रविवरण जारी नहीं कर सकती, यानी कि अपने अंशों को जनता में विक्रय नहीं कर सकती है। निजी कंपनी अपना विज्ञापन नहीं करा सकती, अंशों का विज्ञापन नहीं करा सकती है। निजी कंपनी में जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या वो 2 होती है, अधिकतम 200 होती है। निजी कंपनी अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाती है। तो इस तरह से कंपनी जो होती है क्या कहलाती है? वो निजी कंपनी कहलाती है। बात करते हैं सार्वजनिक कंपनी की। सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो निजी कंपनी नहीं है, जो निजी कंपनी नहीं है। अर्थात सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी जो निजी नहीं, ऐसा कह देने का मतलब होगा ये सारे पॉइंट वहां पे लागू नहीं होंगे। सार्वजनिक कंपनी में सारे पॉइंट लागू नहीं होंगे। अर्थात क्या होगा कि सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी है जिसकी प्रदत्त पूंजी 5 लाख या अधिकतम 5 लाख या 5 लाख से अधिक या अधिक 5 लाख हो या फिर 5 लाख से क्या हो? अधिक हो। सार्वजनिक कंपनी क्या करती है भाई? प्रविवरण जारी करती है। प्रविवरण जारी कर सकती है। प्रविवरण जारी कर सकती है। ये पॉइंट हो गया। सार्वजनिक कंपनी कौन सी कंपनी होती है? ऐसी कंपनी जिसकी प्रदत्त पूंजी 5 लाख रुपए या इससे अधिक हो सकती है। दूसरा पॉइंट है सार्वजनिक कंपनी के लिए कि सार्वजनिक कंपनी अपना प्रविवरण जारी कर सकती है। अर्थात क्या कर सकती है? अपना विज्ञापन भी करा सकती है। विज्ञापन करा सकती है। ये हो गया भाई सार्वजनिक कंपनी। प्रविवरण जारी कर सकती है तो विज्ञापन भी करा सकती है, और ये जनता में अपने अंशों का क्रय विक्रय कर सकती है। जनता में अपने अंशों का खुला क्रय विक्रय कर सकती है। खुला क्रय विक्रय कर सकती है। खुला क्रय विक्रय कर सकती है। अब अगर सदस्यों की बात कर लें तो सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम यानी कि मिनिमम जो मेंबर नंबर होता है वो होते हैं 7। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और जो अधिकतम होता है, मैक्सिमम जो होता है, जो अधिकतम है वो उसके अंशों की संख्या पर निर्भर करता है। अंशों की संख्या पर निर्भर करता है। अंशों की संख्या पर निर्भर करता है। जितने कंपनी में अंश होंगे उसी हिसाब से अधिकतम उसके सदस्य हो सकते हैं। और जो सार्वजनिक कंपनी होती है वो अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगाती है। क्या लगाती है? केवल लिमिटेड शब्द लगाती है। तो इस तरह से आपको क्या लगाती है? सार्वजनिक कंपनी आपने देख लिया, निजी कंपनी देख लिया,
तो फिर से देख लेते हैं सार्वजनिक कंपनी क्या है। सार्वजनिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है। सबसे पहला गुण क्या कहेंगे हम, निजी कंपनी नहीं है। सार्वजनिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो निजी कंपनी नहीं होती, जो निजी कंपनी नहीं है, जो निजी कंपनी नहीं, अर्थात ये वाले नियम उसमें लागू नहीं होंगे। तो फिर लागू क्या हो रहा है, लागू ये हो रहा है कि सार्वजनिक कंपनी की जो प्रदत्त पूंजी होती है वो 5 लाख होती है या फिर इससे अधिक भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि सार्वजनिक कंपनी अपना विवरण जारी कर सकते हैं, कि उसका प्रॉस्पेक्टस। तीसरा है विज्ञापन करा सकते हैं, अपना एडवर्टीजमेंट करा सकती है, जनता में अपने अंशों का क्रय विक्रय कर सकती है। इसके मिनिमम जो सदस्य संख्या होती है वो 7 होती है और अधिकतम जो होती है उसके अंशों की संख्या पर निर्भर करती है। उसके बाद में आता है नाम। तो सार्वजनिक कंपनी होती है वो अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगा सकती है। तो इस तरह से आपने देखा निजी कंपनी और प्राइवेट कंपनी अंशों की हस्तांतरता के आधार पर सबसे इंपॉर्टेंट कंपनियां होती हैं। उसके बाद में आती है एक व्यक्तिगत कंपनी, ओपीसी इसको बोलते हैं, 1% कंपनी। ये 2013 के अंतर्गत रखा गया है। इसको एक ही व्यक्ति होता है जो पूंजी लगाता है और कंपनी चलाता है। ऐसी कंपनियों को एक विशेषाधिकार प्राप्त होता है। कुछ इन कंपनियों के अपेक्षा में कुछ ज्यादा छूट होती है। अच्छी कंपनी को एक व्यक्तिगत कंपनी कहा जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीयता के आधार पर। राष्ट्रीयता के आधार पर कंपनियों को 2 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीयता के आधार पर कंपनियां 2 प्रकार की होती है। एक आपकी हो गई देशी कंपनी, दूसरी हो गई विदेशी कंपनी। देशी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका समावेशन भारत के अंदर हुआ, भारत के अधिनियम के अंतर्गत हुआ। भारत में कहाँ हुआ हो, भारत के अंदर, अर्थात भारत के किसी अधिनियम के अंतर्गत उस कंपनी का समावेशन हुआ हो, अर्थात उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो, क्या कहलाती है, वो देशी कंपनी कहलाती है। देशी कंपनी वह कंपनी होती है जिसका समावेशन भारत के बाहर किसी भी देश में हुआ हो, किसी भी भारत के बाहर किसी भी देश के अधिनियम के अंतर्गत उसका समावेशन हुआ हो, अर्थात उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो, भले वो काम हमारे देश में कर रही हो, क्या कहलाएगी, वो विदेशी कंपनी कहलाती है। यानी जिसका समावेशन भारत के बाहर हुआ हो, भारत के बाहर क्या हुआ हो, समावेशन हुआ हो, भारत के बाहर उसका समावेशन हुआ हो तो क्या कहलाती है, वो विदेशी कंपनी कहलाती है। तो इस तरह से आपने देखा राष्ट्रीयता के आधार पर कंपनियां 2 प्रकार की होती है, देशी कंपनी और विदेशी कंपनी। देशी कंपनी कौन होती है, ऐसी कंपनी जिसका समावेशन, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन इसका भारत के अंदर या भारत के अधिनियम के अंतर्गत समावेशन हुआ। भारत के अंदर अधिनियम, मतलब अभी तो 3 मेन है, सभी करंट में चला 2013, इससे पहले चला था 1956, इससे पहले चला था 1913। तो चाहे वो 13 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, 56 के अंतर्गत हो या 1913 के अंतर्गत सम्मिलित की गई कंपनी हो, या भारत के अधिनियम अगर इनके अंतर्गत जो सम्मिलित की गई है तो ऐसी कंपनी क्या कहलाएगी, वो देशी कंपनी कहलाएगी, शाखाएं भले ही उसको विदेश में हो। विदेशी कंपनी वो होती है जिसका सम्मेलन भारत के बाहर किसी अन्य देश के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हुई है और उस कंपनी भले हमारे देश में, उसकी शाखा भले हमारे देश में चल रही हो, बट वो कंपनी क्या कहलाएगी, वो विदेशी कंपनी कहलाएगी। अब बात कर लेते हैं अन्य आधार पर। जो अन्य आधार पर कंपनियां हमारी हैं वो वैधानिक हो जाती है, सरकारी हो जाती है, सहायक हो जाती है और पंजीकृत हो जाती है। तो हम बात करते हैं वैधानिक कंपनी की। तो वैधानिक कंपनी क्या होती है? वैधानिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी स्थापना करने के लिए सबसे पहले उसका अधिनियम बनता है और फिर उसी अधिनियम के अंतर्गत उसका समावेशन होता है। तो जो ऐसी कंपनी होती क्या कहलाती है, वो कहलाती है वैधानिक कंपनी। फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं आरबीआई की। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई है और इसकी स्थापना 1935 में ऐसे नहीं होगी। 1935 में स्थापना होने से पहले 1934 में इसका क्या हुआ था, अधिनियम बन गया था, एक्ट पारित हो गया था। क्या बन गया था? अधिनियम बन गया था। 1934 में इसका अधिनियम बन जाने के बाद इस अधिनियम में लिखी गई शर्तों के आधार पर आरबीआई की स्थापना होती है। तो इस तरह से जो कंपनियां होती हैं जिनका पहले एक विशेष अधिनियम पारित होता है, अधिनियम बन जाता है, फिर अधिनियम में लिखी हुई शर्तें या बातों के आधार पर कंपनी का समावेशन होता है, निर्माण होता है। तो इस तरीके जो कंपनियां बनती है तो क्या कहते हैं, वैधानिक कंपनी कहते हैं। तो मतलब क्या होगा, वैधानिक कंपनी क्या है? एक ऐसी कंपनी जिसका समावेशन, जिसकी स्थापना क्या होती है, एक अधिनियम पहले पारित होता है, एक अधिनियम बन जाता है, उस अधिनियम के अंतर्गत उसका क्या होता है, समावेशन होता है। उस
अधिनियम के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन होता है और उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वैधानिक कंपनी। इसमें क्या हो गया, आरबीआई हो गया, या एक और इसका एग्जाम्पल होता है सामान्य बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीआईसी इसको बोलते हैं, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसको भी स्थापना करने से पहले एक अधिनियम बना था, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। यानी कि कोई भी ऐसी संस्था जिसको स्थापित करने से पहले हमें उसके लिए एक अधिनियम बनाना पड़ता है, नियम बनाने पड़ते हैं, उपनियम बनाने पड़ते हैं, उसके बाद उस नियम और उपनियम के अंतर्गत ही उसकी स्थापना होती है। तो ऐसी कंपनियां क्या कहलाती हैं, वैधानिक कंपनियां कहलाती हैं। बात कर लेते हैं सरकारी कंपनी की। सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनी, एक ऐसी संस्था जिसके, एक ऐसी कंपनी जिसके 51% शेयर, जिसके 51% शेयर अगर गवर्नमेंट के द्वारा क्रय कर लिए जाए तो क्या कहलाती है, वो सरकारी कंपनी कहलाती है। तो सीधी परिभाषा ये हो गया, ऐसी कंपनी, ऐसी संस्था जिसके 51% शेयर कौन खरीद ले, सरकार खरीद ले। अब बात आती है सरकार कौन खरीदे भाई, तो सरकार दो प्रकार की होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। यानी कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, कौन खरीदे भाई, केंद्र सरकार खरीद ले या फिर राज्य सरकार खरीद ले, राज्य सरकार। तो एक ऐसी कंपनी जिसके 51% अंश, 51% अंश केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, या यानी कि ये तो 51% अंश कौन खरीदे, केंद्र सरकार ही खरीद ले, या फिर 51% अंश कौन खरीद ले, राज्य सरकार खरीद ले, या फिर इसमें एक और ऑप्शन आता है, या अंशतः, अंशतः केंद्र सरकार, अंशतः राज्य सरकार खरीद ले। यानी कि 51% से कुछ परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद ले और कुछ परसेंट स्टेट गवर्नमेंट खरीद ले। कुल मिला के दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 51% होना चाहिए। तो अगर दोनों मिलकर के खरीद लेते हैं, दोनों मिलकर के परचेस कर लेते हैं दोनों सरकारें, तो भी वह कंपनी क्या कहलाएगी, ऐसी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। एक और ऑप्शन आता है, क्योंकि मतलब केंद्र सरकार नहीं खरीद रही है, केवल राज्य सरकार खरीद रही है, तो राज्य सरकारें कह सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर बहुत से राज्य हैं और हर राज्य में सरकारें होती है। तो उनको इसको ये भी कह सकते हैं अंशतः राज्य सरकारें, यानी कि अंशतः राज्य सरकारें। जो बहुत से राज्य सरकारें हैं वो सब मिल करके किसी कंपनी के 51% अंश खरीद ले। यानी कि मान लिया यूपी गवर्नमेंट है, उसने 10% खरीद लिया, कोई दूसरा स्टेट है वहां की गवर्नमेंट 10% खरीद लिया। इस तरीके से 4-5 गवर्नमेंट मिल करके, स्टेट गवर्नमेंट मिल करके किसी कंपनी के टोटल 51% भाग खरीद लेते हैं, 51% अंश खरीद लेते हैं, तो वह कंपनी क्या बन जाती है, वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है, सरकारी कंपनी बन जाती है। अब बात कर लेते हैं सहायक कंपनी कौन सी होती है, सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, सहायक कंपनी। सहायक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो किसी दूसरी कंपनी की सहायक हो, किसी दूसरी कंपनी की सहायक हो। यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखते समय थोड़ा छूट गया है, करेक्ट कर देते हैं। वैधानिक कंपनी सरकारी कंपनी के बाद में आता है बीच में सूत्रधारी कंपनी। क्या आता है, सूत्रधारी कंपनी, ये छूट गया था। सूत्रधारी कंपनी पढ़ते हैं, उसके बाद में सहायक कंपनी को हम पढ़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं सूत्रधारी कंपनी। सूत्रधारी कंपनी क्या होता है, ये हो गया सूत्रधारी कंपनी। सूत्रधारी कंपनी को समझ लेंगे तब सहायक कंपनी हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सूत्रधारी कंपनी कौन सी होती है, सूत्रधारी कंपनी को इंग्लिश में बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है, देखो भाई इसको हम एक नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल समझा करके। मान लिया एक कंपनी हमारी है एक्स कंपनी, ये है एक्स कंपनी, तो एक कंपनी है वाई कंपनी। एक हमारे पास है एक्स कंपनी, एक है वाई कंपनी। एक कंपनी ने क्या किया, एक्स कंपनी ने वाई कंपनी के 50% शेयर क्रय कर लिए। कितने क्रय कर लिया, 50% शेयर क्या कर लिया, परचेस कर लिया।
यानी कि वाई कंपनी के 50% शेयर किस कंपनी ने क्रय किया, एक्स कंपनी ने क्रय कर लिया। तो जब एक्स कंपनी ने 50% क्रय कर लिया है तो अब एक्स कंपनी का वाई कंपनी के ऊपर क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। क्या हो गया, नियंत्रण हो गया, कंट्रोल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जो वाई कंपनी है, वाई कंपनी की एक्स कंपनी क्या कहलाएगी, सूत्रधारी कंपनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सूत्रधारी कंपनी कहलाएगी। अब ये क्या होता है, बिना इसकी परमिशन, जो सूत्रधारी कंपनी है इस कंपनी के बिना परमिशन के ये वाई कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, संचालक मंडल है, बिना इसकी सहमति के कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। जब एक्स कंपनी कहेगी कुछ तभी यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एक्स कंपनी कौन सी कंपनी बन गई, सूत्रधारी कंपनी बन गई। और जिसके क्रय करती है सूत्रधारी कंपनी, जिस कंपनी के शेयर क्रय करती है वो क्या कहलाती है, सहायक कंपनी कहलाती है। क्या कहलाती है, सहायक कंपनी कहलाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो क्या हो जाता है भाई, यार ये सहायक है, ये क्या हो गई, सूत्रधारी कंपनी। यानी कि अब यहाँ पे दोनों कंपनियों को हम डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि सूत्रधारी कंपनी वो कंपनी होती जो किसी दूसरी कंपनी के 50% शेयर परचेस कर लेती है, क्रय कर लेती है। उसके 50% शेयर पे अधिकार किसी कंपनी का होता है। जिस कंपनी का अधिकार 50% शेयर पे हो जाता है वो कंपनी क्या कहलाती है, सूत्रधारी कंपनी कहलाती है, होल्डिंग कंपनी कहलाती है। और जिस कंपनी के 50% शेयर ले रही है वो क्या कहलाएगी, उसकी सहायक कंपनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वो सहायक कंपनी कहलाएगी, यानी कि सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगी। तो इस तरह से आपने सहायक कंपनी और सूत्रधारी कंपनी एक्स वाई फॉर्म में आपने देख लिया। एक्स वाई कंपनी में एक्स कंपनी कौन सी हो गई, सूत्रधारी कंपनी हो गई। वाई कंपनी कौन सी होगी, सहायक कंपनी होगी। क्यों, क्योंकि वाई कंपनी के 50% शेयर कौन क्रय कर रहा है, एक्स कंपनी कर रही है। तो एक्स कंपनी जो क्रय कर लेती है वो क्या हो जाती है, सूत्रधारी कंपनी हो जाती है। और जो सेल करते हैं, जिस कंपनी के बिक रहे हैं, जिसने बेचा है, वो कंपनी कौन सी कहलाएगी, सहायक कंपनी कहलाएगी, सब्सिडियरी कंपनी। अब इसके बाद में आता है पंजीकृत कंपनी। पंजीकृत कंपनी वह कंपनी होती है जो किसी न किसी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, चाहे वो 2013 हो, 1956 हो, 1913 हो या अन्य कोई अधिनियम है। किसी न किसी अधिनियम के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, समावेशन हो गया है, तो ऐसी कंपनी क्या कहलाती है, पंजीकृत कंपनी कहलाती है। तो आज हम लोगों ने कंपनी के बारे में देख लिया है। आप इस वीडियो के दो एक बार देखोगे तो और भी ज़्यादा आपकी समझ में आ जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, और कहीं कुछ अगर आपको लगता है तो प्लीज़ उसको आप कमेंट भी करें। और अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।